जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम एनडीए सीडीएस के आने वाले हैं, उसके लिए सिविल डिफेंस एकेडमी एक क्रैश कोर्स के तरीके से पूरा का पूरा मैटर आपको रिवाइज़ करने के लिए आपको बहुत सारी वीडियोस दे रहा है। उसी क्रम में ये वीडियोस हिस्ट्री के लिए आपको प्रोवाइड की जा रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से बेसिक, तो उसमें से एक ये वीडियो जो है वो कंफर्म है कि वहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने वाला है। तो वो जो चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री का वो आपका है एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज इन इंडिया। एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज इन इंडिया। एडवेंट मतलब बाहर से देश के लोगों को आना। कहाँ आना है उनको? भारत में आना है। तो कैसे ये लोग भारत आएंगे, क्यों आएंगे, और कैसे यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट करेंगे, और क्या क्या इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, और कैसे आगे चल के इंडिया को ये टेक ओवर कर लेंगे, उन सब क्वेश्चंस को हम लोग जानेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़, या कंट्रीज़ की जगह पे हम कंपनीज भी कह सकते हैं, क्योंकि इन सब देश के जो लीडर थे उन्होंने कोई ना कोई कंपनी फॉर्म करके इंडिया भेजा, जहाँ पे वो ट्रेड को अच्छे तरीके से अपने ग्रो कर सकें। तो इस तरीके से हम लोग स्टार्ट करने से पहले एक बार ये देखते हैं कि कहाँ पर एशिया है, कहाँ पर यूरोप है, और कैसे ये लोग ट्रेड करना चाहते थे इंडिया के साथ में। तो हम लोग ये वर्ल्ड मैप है, फिजिकल वर्ल्ड मैप है। यहाँ पे हम लोग लोकेशन को पहले समझते हैं कि जैसा हम लोगों ने बताया है कि यूरोप के कुछ देशों से कंपनियां फॉर्म होके वो इंडिया ट्रेड करने के लिए आ रही हैं। जो भी हम लोग समझ रहे हैं ये मैं एक स्केल बना देता हूँ यहाँ पे, जिससे आप टाइम लाइन को प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। मैं स्केल एक ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक स्केल है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 700 AD ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपके जो यूरोपियन अम्पायर हैं, जैसे ग्रीस हो गया, रोमन हो गया, ये सारे के सारे जो है डिक्लाइन कर रहे हैं, मतलब अपनी पावर को वो खो रहे हैं, उनकी पावर्स कम होती जा रही हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई एक अंपायर अपनी पावर्स को डिक्लाइन कर रहा है तो वहीं पे दूसरा अंपायर अपने आप को अपराइज कर रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है, पावरफुल बन रहा है। तो सबसे पहली बात मुझे इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए और पढ़ते समय एक बात याद समझनी है कि क्यों ये यूरोपियन कंपनियां इंडिया आ रही हैं। और यहाँ पे मैं इंडिया वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया स्टडी कर रहे हैं, लेकिन जो रियलिटी है यूरोपियन कंपनीज़ की आने की वो है ईस्ट एशिया को लेके। लेकिन पहले मैं लोकेशन को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि आप आगे जो पढ़ें वो आपका माइंडसेट क्लियर रहे। तो ये स्केल है 700 AD, जब आपके यूरोप कि जो अंपायर थे, चाहे वो ग्रीस हो चाहे रोमन हो, उनका डिक्लाइन हो रहा है। और उसी समय क्या हो रहा है कि आपके जो अरब हैं उनका अपराइज हो रहा है, वो ऊपर की तरफ अपलिफ्ट कर रहे हैं, मतलब वो पावर गेन कर रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं आता हूँ आपको, मैं बता देता हूँ, ये जो पार्ट आपका है ये पूरा का पूरा अरब पेनिनसुला है, मतलब प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मीन्स ये होता है कि जिसको तीन तरफ से वाटर बॉडी ने कवर किया हो। तो ये आपका अरब का पार्ट है, ये आपका इंडिया है, और ये आपका नीचे की तरफ जाएंगे जकार्ता, आपका सिंगापुर, मलेशिया, ये सारे कंट्रीज़ आएंगे, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। तो पहले मैं आपको एशिया और यूरोप में डिफरेंस मैं कर देता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे एक माउंटेन है, यूराल माउंटेन, और रिवर्स ओब रिवर है। तो वहाँ से जो इसका ईस्ट वाला पार्ट है वो आपका उसको बोलते हैं एशिया। इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, अरेबियन पेनिनसुला, कजाकिस्तान, रशिया, जापान, ये सारे कंट्रीज़ जो हैं वो आपके एशिया कॉन्टिनेंट में आते हैं, या एशिया प्रायद्वीप के ये सारे देश हैं। बहुत सारे पार्ट इसके जो वेस्ट साइड में है, जो आपके छोटे छोटे कंट्रीज़ दिख रहे हैं, ये सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज़ उनको बोलते हैं, या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि ये आप समझ गए, ये जो कॉन्टिनेंट आपका है पूरा का पूरा ये आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। तो ये आपका यूरोप कॉन्टिनेंट, ये आपका एशिया कॉन्टिनेंट, और ये आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और जो ये साउथ में है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट।
और ये जो आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो मैंने आपको बताया कि 700 AD तक जो आपके रोमन ग्रीस एम्पायर थे उनकी पावर डिक्लाइन हो रही थी, और 700 AD से आगे की तरफ बढ़ेंगे और हम मूव करेंगे 1400 AD तक अगर हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो अरब है अब उनकी पावर क्या हो रही है, थोड़ा सा उनका लो हो रहा है, और 1400 के आसपास में जो इन्वेंशन है, जो डिस्कवरी खोज है, वो यूरोप में बहुत तेज़ी के साथ में ग्रो कर रही है। यहाँ पे 3 पॉइंट हमें समझने हैं। पहला पॉइंट हमें जो समझना है कि यूरोप में ये समय था कि जब वहाँ पे एग्रीकल्चर जो लैंड है वो बड़े पैमाने पे उसको लोग एक्वायर्ड कर रहे थे, मतलब एग्रीकल्चर पर फोकस कर रहे थे और खेती को महत्व दे रहे थे। सेकंड जो पॉइंट आपका है, उन्होंने इस समय कंपास की खोज कर ली थी, क्योंकि कंपास जो है आपको डायरेक्शन गाइड करता है और इससे किसी भी रास्ते को खोज करना या मार्ग या रूट के बारे में पता लगाना थोड़ा सा पहले के मुकाबले थोड़ा सा इजी हो गया था, या काफ़ी इजी मैं कह सकता हूँ कि हो गया था। तो ये सेकंड पॉइंट है। पहला तो आपका हो गया एग्रीकल्चर, दूसरा आपका है डायरेक्शन के लिए उन्होंने कंपास को डिस्कवर कर लिया, और जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट कैसा है, कोल्ड क्लाइमेट है। तो कोल्ड क्लाइमेट से बचने के लिए हम लोग 2 चीज़ें फॉलो करते हैं किसी भी कंट्री में कोल्ड को फॉलो करने के लिए, तो वही यूरोपियंस कर रहे थे, क्योंकि जब तक उनके पास रीज़न नहीं होगा, कॉज नहीं हो, कारण नहीं होगा, तब तक वो कहीं भी ट्रैवल नहीं करेंगे। तो कोल्ड से बचने के लिए सबसे ज़रूरी हमारे पास में क्लॉथ्स कैसे होनी चाहिए, और थोड़ा सा मोटे कपड़े के हों, अच्छा कॉटन हो, अच्छे से उसको बुना हुआ हो। और दूसरा जो हमारे पास में था कि हम जो खाने में प्रयोग करते हैं वो हम लोग नॉनवेज प्रयोग करते हैं, मतलब मांस का हम भोजन करते हैं। तो इस तरीके से उनको कॉटन चाहिए था और नॉनवेज चाहिए था, और नॉनवेज बनाने के लिए यू नो वेरी वेल कि आपको स्पाइसेस चाहिए होते हैं, अच्छे मसाले चाहिए होते हैं। तो बिल्कुल वही सेम उनकी रिक्वायरमेंट थी यूरोपियन कंट्रीज़ की, तो वो रिक्वायरमेंट उनकी पूरी हो रही थी। बिफोर 1400 और 700 और उसके पहले भी उनकी रिक्वायरमेंट जो है ये कॉटन की और स्पाइसेस की, ये उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही थी। कहाँ से? ईस्ट एशिया से। अगर हम ईस्ट एशिया की बात करते हैं तो उसमें आपका इंडिया हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा, ये सिंगापुर हो जाएगा, ये सारे के सारे कंट्री ईस्ट एशिया में काउंट किए जाते हैं। तो ये जो उनका रूट था, वो रूट उनका जो था वो लैंड रूट था। अब यहाँ पे जैसे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ये आपका पुर्तगाल है, आपका स्पेन है, आपका फ्रेंच है, इस तरीके से जर्मनी है, आपका ये डेनमार्क है, यहाँ पे पोलैंड कंट्री है, ये आपका यूके है, मतलब ब्रिटेन है। जितने भी कोस्टल आपको कंट्रीज़ दिख रहे हैं ये मैंने आपको सर्कल कर दिया, इटली है। तो इस तरीके से ये जो भी ट्रेड कर रहे थे इंडिया के साथ में, ये वाया लैंड रूट कर रहे थे, मतलब स्थल मार्ग से ये भारत की ओर व्यापार कर रहे थे। तो ये जो स्थल मार्ग से व्यापार कर रहे थे, तो हुआ क्या, जब ये अपराइज करने लगे अरब, तो अरब जब यहाँ पे अपराइज करने लगे तो इन्होंने क्या किया कि बीच में सारे इनके रूट को उन्होंने ब्लॉक कर दिया, रूट को इनके ब्लॉक कर दिया कि आप जो ट्रेड कर रहे हैं वो आप अब डायरेक्ट ट्रेड नहीं करेंगे, आप जो भी ट्रेड करेंगे हमसे परमिशन लेंगे, हमें एक अच्छा खासा टैक्स पे करेंगे, या फिर मैं ट्रेड करूंगा, आप हमसे परचेज करिए। मतलब उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है कि अरब के लोगों ने भारत से परचेज किया, ट्रेड किया, और फिर वो आगे आपको बोल रहे हैं कि हमसे आप परचेज करिए ज़्यादा प्रॉफिट करने के लिए। तो इस वजह से जो ये इनका ट्रेड प्रॉपर स्मूथली चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आने लगी। और अरब जो थे वो फाइटर्स थे, मतलब वो कह सकते हैं कि वो लोग लड़ाई बैटल करना, उनको परेशान करना, टैक्स लेना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे उनके साथ में हो रही थी। फिर इसी के चलते इन लोगों ने क्या किया कि मैंने कहा कि 1400 के आसपास में इन्होंने एग्रीकल्चर लैंड अपना एक्सपेंड कर लिया। उसके बाद में इन्होंने कंपास की खोज कर ली, और ठंडक से बचने के लिए भी जब पैसा आने लगा, एग्रीकल्चर की वजह से इनोवेशन होने लगा, तो इनको लगा कि यार अब मुझे क्या करना है कि अब डायरेक्ट हमें ट्रेड करना है। और डायरेक्ट ट्रेड करने के पीछे एक इंपॉर्टेंट बात और थी। वो इंपॉर्टेंट बात क्या थी? बिकॉज ऑफ कि ये जो इटली, ग्रीस, रोम, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो जेलस करते थे, किससे? अरब से, लेकिन कर कुछ नहीं सकते थे बिकॉज ऑफ वो पावरफुल थे, उनके पास में अच्छी खासी मिलिट्री थी और उनके पास में खूब सारा पैसा था। इस वजह से वो कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन ये बात तय थी कि वो जलते थे और वो चाहते थे कि हम अपने आप को फिर से उतने ही
उतने ही समृद्ध बना सकते हैं, उतना ही वेल्थ अपने स्टेट में हम फिर से ला सकते हैं। उसका एक तरीका है कि हम बड़े लेवल पे जाके, पैमाने पे जाके हम क्या करें, बिजनेस को फिर से स्टार्ट करें। क्योंकि यहाँ पे अरब्स ने क्या कर दिया है, पूरा का पूरा रूट ब्लॉक कर दिया है कि इंडिया से या ईस्ट एशिया से आप कोई ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो हुआ क्या, किसी क्रम में यहाँ से इन लोगों ने इटली, स्पेन और जितने भी कोस्टल कंट्रीज़ हैं, चाहे ब्रिटेन हो, डेनमार्क हो, अब ऊपर जाएंगे तो फिनलैंड हो जाएगा, ये सारे जर्मनी, सारे देशों ने क्या किया कि फंडिंग करना स्टार्ट की। भाई पैसा लो, जाओ और नया रास्ता पता लगाओ, पैसा लो, जाओ और नए रास्ते के बारे में पता लगाओ, ऐसा रास्ता जो भारत के साथ में हम व्यापार कर सके, जहाँ पे कोई हमें बाउंड करने वाला ना हो, हमें कोई टोकने वाला हमें ना हो। तो इस तरीके से यहाँ से ये कंट्री है पुर्तगाल। पुर्तगाल, यहाँ से एक नाविक, यहाँ से इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और जर्नी स्टार्ट करने के बाद में ये वापस आ गए। मैं फिर से थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ। ये आपका पुर्तगाल कंट्री है, यहाँ से इन्होंने जर्नी स्टार्ट की। और एक बात, मैंने जब कंपास की इन्होंने खोज की तो उनको नए सी रूट की भी खोज करनी थी, तो उन्होंने अपने यहाँ पे जहाज बनाने की विधि, मतलब अच्छे एक मल्टीपर्पज़ जो आपके शिप है उनको बनाने की भी उन्होंने कला खोज निकाली और उस पर वो काम करने लगे। क्योंकि उनको पता था कि हम लैंड के थ्रू सारे रूट जानते हैं, हमें सी के थ्रू जाना, तो हमारे पास में एक मजबूत, हमारे पास में जहाज होने चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से यहाँ जो एक्सप्लोरर हैं, नाविक हैं, उनको उन्होंने भेजा कि आप जाइए और पता लगाइए कि जो ईस्ट एशिया है उनके साथ में कौन सा नया रूट हमें मिल सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक नाविक थे बार्थोलोम्यो डियाज। ये वहाँ से ट्रैवल करना इन्होंने स्टार्ट किया। जो इनका टाइम था वो यहाँ पे जब उन्होंने खोज करने के लिए स्टार्ट किया तो सबसे पहले जो नाविक थे जिनको वहाँ से भेजा गया पुर्तगाल से, उनका नाम था बार्थोलोम्यो डियाज। मैं नाम लिख देता हूँ उनका, बार्थोलोम्यो डियाज। ये वहाँ से पुर्तगाल से ट्रैवल करते हुए इंडिया की तरफ मूव करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। जब ये आगे की ओर बढ़े तो यहाँ पे अफ्रीका में, यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट इन्होंने सर्च किया जिसको हम लोग जानते हैं केप ऑफ गुड होप। जो बार्थोलोम्यो डियाज थे पुर्तगाल से ट्रैवल करते हुए पूरे अफ्रीका को राउंड करते हुए वेस्ट पार्ट को, और ये कहाँ रीच कर गए, केप ऑफ गुड होप। इस जगह का नाम है केप ऑफ गुड होप। इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तमाशा अंतरीप। मैं लिख दे रहा हूं, उत्तमाशा अंतरीप। वो ट्रैवल करते हुए यहाँ तक गए और केप ऑफ गुड होप को राउंड करते हुए वो वापस चले गए, कहाँ पे, अपने कंट्री में चले गए। और फिर कुछ समय के बाद में वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ के शासक ने एक नए नाविक को, जिसका नाम था वास्को ड गामा, सब लोग जानते हैं कि वास्को ड गामा वहाँ से बढ़ा और यहाँ तक उसके पास में मैप था। ये मैप किसने प्रोवाइड कराया था? सबसे पहले जिसने आधे रूट की खोज कर ली थी, उत्तमाशा अंतरीप या केप ऑफ गुड होप को डिस्कवर कर लिया था। तो इस तरीके से बार्थोलोम्यो डियाज ने वो मैप उनको प्रोवाइड किया। इजी वे में 3 जहाज़ों के साथ में, 3 शिप का उनका पूरा था, उसके साथ में मूव करते हुए इजी वे में वो कहाँ गए, केप ऑफ गुड होप। यहाँ पे पहुँचने के बाद में उन्होंने अफ्रीका और आसपास की मोजाम्बिक वगैरह सारी कंट्रीज़ में उन्होंने जर्नी किया। पता लगा कि यहाँ हमें कुछ मिल जाए ट्रेड करने के लिए, क्योंकि कुछ भी मिलेगा, ट्रेड करना, व्यापारी है, जिसमें उनको प्रॉफिट होगा वो हमेशा उसके लिए तैयार रहते हैं। एक बात हमेशा समझनी, क्योंकि ये हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जितने भी यूरोपियन कंपनीज़ या कंट्रीज़ या जो भी लोग मूव करके ईस्ट एशिया या इंडिया आएंगे तो उनका पहला और लास्ट एक रहेगा एम, क्या रहेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट। उनको सबसे ज़्यादा क्या गेन करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना है। तो हम लोग वापस आते हैं, तो इस तरीके से बार्थोलोम्यो डियाज ने जो मैप प्रोवाइड कराया उसका यूज करते हुए वास्को ड गामा कहाँ पहुंच गया, उत्तमाशा अंतरीप, और यहाँ आसपास देश में वो भ्रमण करने लगा। और यहाँ उसे एक पायलट मिला, एक नाविक मिला, मतलब पायलट उसके लिए बेटर वर्ड रहेगा, जो रास्तों के बारे में जानता हो। और इस तरीके से उसका नाम था अब्दुल मजीद, उसका नाम था अब्दुल
अब्दुल मजीद। ये जो अब्दुल मजीद इंडियन पायलट था, किस स्टेट से वो बिलोंग करता था? गुजरात। और उसने कहा कि पूछा इन्होंने, भाई कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं तो इंडिया से ही हूँ और मैं वहीं जा रहा हूँ। बोले दैट्स वेरी गुड, मुझे इंडिया ही जाना है, मुझे उसके रूट का पता लगाना है। बोले मैं तो डेली मेरा आने जाने का ट्रेड का है। भाई अब्दुल मजीद वो व्यापार करते थे, अफ्रीका से उनका जाना था, और वो इस तरीके से उनके साथ में उन्होंने डायरेक्शन रास्ता बताते गए, और इस तरीके से वास्को डी गामा अपने जहाज़ों के साथ में वो कहाँ पहुँच गए? भारत के कालीकट बंदरगाह पे। वो उन्होंने कालीकट पोर्ट पे वो पहुँचे, वहाँ पे उन्होंने लैंड किया, और लैंड करने के बाद में वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे एक अंपायर था, विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर अंपायर था, उसी के अंडर में यहाँ पे एक था राज्य जिसका नाम है कालीकट। और कालीकट के जो राजा थे उनका नाम, उनका टाइटल था जमोरिन। वो हिंदू शासक थे, हिंदू रूलर थे, लेकिन उनका जो नाम था समुद्री नाम था उनका, और जो उनका टाइटल था वो इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जमूरिन। और वो किस रिलीजन से बिलोंग करने वाले थे? वो हिंदू शासक थे कालीकट के, और उनका टाइटल जो था वो जमोरिन था। तो इस तरीके से जब ये उनके दरबार में गए, किसके दरबार में? जो कालीकट के शासक हैं जमोरिन, और उन्होंने बताया कि मैं यूरोप से आया हूँ और इंडिया के साथ में ट्रेड। तो उन्होंने बोला भाई कहाँ रह गए थे आप लोग तो बढ़िया खूब व्यापार करने आते थे, अभी आपका डाउनफॉल चल रहा है, आपका डिक्लाइन हो रहा है, क्यों? बोले यार अरब जो है ना, अरब कंट्रीज़ हैं, ये बहुत परेशान कर रही हैं, इन्होंने पूरा का पूरा मार्ग ब्लॉक कर रखा है, टैक्स बहुत लेते हैं, हमारे सामान को जब्त कर लेते हैं, सीज कर देते हैं, इस वजह से हम आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, और वो भी नए रूट से। जमहूरी ने कहा ठीक है, दैट्स ओके, मैं आपके साथ में ट्रेड करूंगा। हमको तो जितने भी ट्रेडर्स आ जाएं, व्यापारी आ जाएं, हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए उतनी अच्छी बात है, जितना हमारे यहाँ के स्पाइसेस, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी, हम फुलफिल करेंगे। उन्होंने कहा ओके ठीक है, वो एग्री हो गए। उन्होंने एक बात और की वास्को डी गामा ने, किससे? जमहूरी से एक बात कही उनसे कि आप ऐसा करिए ना, सिर्फ मेरे साथ ट्रेड करिए, आप अरब के साथ ट्रेड मत करिए। बोले अरे अभी तो आप आए, कैसे कह सकते हैं, सारा ट्रेड तो हमारा अरब वालों के साथ चलता है। बोले ठीक है। यहाँ पे उन्होंने पूरी मार्केट उन्होंने घूमी, और खूब सारी स्पाइसेस और जो भी यहाँ पे उनको दिखा कि हमारे देश में नहीं है, अच्छे प्राइस इसके मिल सकते हैं, वो सब उन्होंने कलेक्ट करके अपने फिर से उन्हीं जहाज़ों से उसी मार्ग को मैप बनाते हुए, क्योंकि वो रूट को खोजने निकले थे ना कि व्यापार करने के लिए इंडिया आए थे, तो उसी रूट को पास करते हुए कहाँ पहुँच गए? फिर से पुर्तगाल पहुँच गए। और ऐसा कई सारे इतिहासकारों ने लिखा है कि 10 टाइम्स 200 टाइम्स प्रॉफिट मिला। किसका? टोटल जर्नी का जो भी उन्होंने उनका एक्सपेंडिचर हुआ था, खर्चा हुआ था, उसका 10 to 100 टाइम्स प्रॉफिट। अब ये पुर्तगाल के लोगों में बात पहुंच गई कि नया सी रूट मिल गया। भारत की खोज कभी नहीं की वास्को डी गामा ने, ये बात बिल्कुल समझ लीजिएगा, जो हम लोग बचपन में सुनते आ रहे हैं कि भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा। ना, वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं, भारत आने के लिए, व्यापार करने के लिए, यूरोपीय देशों के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की। वो भी अगर आप ध्यान से देखें तो बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप तक रास्ता पता लगा लिया था, और वहां से उन्होंने हेल्प ली किसकी? अब्दुल मजीद, जो गुजरात के व्यापारी थे। खैर चलो, ये वापस पहुंचे और वहां पे सारे लोग सेलिब्रेट करने लगे कि हम लोगों ने क्या किया है कि इंडिया के नए रूट का पता लगा लिया है। उसके बाद में और भी कंट्रीज ने कहा कि यार ये सही है, कंफर्म है कि हाँ ये जो रूट बता रहे हैं वास्को डी गामा वो सही हो, ऐसा ना रास्ते में कई मसाले वगैरह पैक करके ले आए और बोला कि नहीं इंडिया का रूट हमें मिल गया। तो इस तरीके से फिर से कंफर्म करने के लिए इन्होंने नए एक नाविक को फिर से यहाँ भेजा। ठीक है, उनको भेजा कैब्रॉल को, और उन्होंने सेम इंडिया आए और यहाँ फिर उन्होंने जमहूरी से मिले और सेम बात रिपीट की, यार आप सिर्फ मेरे साथ में ट्रेड करिए, अरब वालों के साथ ट्रेड मत करिए। उन्होंने मना कर दिया, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, हमें उनके साथ भी व्यापार करना है। अगर एक उन्होंने कहा शर्त है, अगर आप सारी स्पाइसेस, सारी चीज़ें अगर आप हमारी आप परचेज कर लें तब हो सकता है। फिर ये वापस चले गए और बोला कि ठीक है, जो उन्होंने वास्को डी गामा ने रूट बताया है वो कैब्रॉल ने ओके कर दिया कि दैट्स फाइन, ये ठीक है, ये इन्होंने बिल्कुल सही रूट बताया। तब इनको लगा कि यार अब ठीक है, तो अब यहाँ पे, और ये बात ऐसा नहीं था कि सिर्फ पुर्तगाल तक सीमित थी, सारे लोग जान रहे थे। लेकिन मैं एक बात आपको थोड़ा सा फैक्ट बताना चाहूँगा कि जो वास्को डी गामा इंडिया आए वो 1498 में आए। ठीक है, और उसके बाद में पुर्तगाल के बाद में जो दूसरा देश आया, ये तो हो गया पुर्तगाल जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। उसके बाद में जो डच आए, उनका जो टाइमिंग है वो 1596, आप ध्यान से देखिए
1498 टू 1516, लगभग जो है, लगभग कह सकते हैं कि 98 टू 100 ईयर्स का डिफरेंस है। अब ऐसा नहीं था कि हमने खोज किया, आप चले आ रहे हैं वाया रूट, या आपके पास उसमें इतने डेवलप्ड शिप होते थे ना, ऐसा नहीं था। इन लोगों ने और कंट्रीज ने होल्ड किया, विजन को अपने देखा कि भाई ये आप पहले कर लीजिए, व्यापार कर लीजिए, मैं देखता हूँ कितना प्रॉफिट होता है, रूट क्लियर है, अरब वालों से कोई हमें प्रॉब्लम तो नहीं है। इस तरीके से इन्होंने अपने रूट को क्लियरेंस दी, और 100 साल के बाद में फिर दूसरा देश आया। लेकिन दूसरे कंट्री के आने के बाद में फिर जो कंट्रीज आई, चाहे ब्रिटिश हो, चाहे आपके डेन हो, चाहे फ्रेंच हो, फिर इनके आने में उतना डिफरेंस नहीं था जितना कि पुर्तगीज और सेकंड यूरोपियन कंपनी डच के बीच में था। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। अगर इसको बिल्कुल मैं सामान्य भाषा में अगर बात करूं, समझने वाली बात में, जिससे जो स्टूडेंट्स होते हैं कि उनको लगता है कि यार यूरोपियन कंपनियों का जो आगमन है, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज है, बहुत टफ टाइप का है, जिसमें नाम बहुत याद करने रहते हैं, डेट्स याद नहीं होती हैं। सीधी सी बात यह है कि इंडिया और उसके जितने भी उसके ईस्ट में कंट्रीज़ हैं, या ईस्ट एशिया कह लीजिए, वो सब देश थे। यहाँ पे बहुत वेल्थ थी, यहाँ पे मसाले थे, हमारे पास में कॉटन था। इन संपन्नता होने के लिए थी तभी ये सारे देश क्या थे, हमारे साथ व्यापार। तो व्यापार करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन व्यापार करते करते आप कब्जा कर लें, ये बात हो जाती, थोड़ा सा अन्यायपूर्ण हो जाती है। तो यही हुआ, ये सिर्फ व्यापार करने आए, और भारत उससे क्या होता, उसकी जो वेल्थ है ना वो और बढ़ती, और हमारे पास में क्या होता, पैसा आता, और हमारे जो बगान थे, मसालों के जो किसान थे, फार्मर्स थे, उनको और पैसा मिलता, और मेहनत करते, और अपनी हम लैंड का यूज़ करके ग्रो करते और उनको बेचते। क्योंकि मसाले का यूज़ वो कहाँ कर रहे हैं, ठंड से बचने के जो नॉनवेज खा रहे हैं उसमें वो गर्म मसालों का यूज़ कर रहे हैं, पहनने के लिए जो क्लॉथ यूज़ कर रहे हैं उसमें वो क्या यूज़ कर रहे हैं, भारत का यूज़ कर रहे हैं, भारत का जो कपास है, भारत की जो चीज़ें हैं उनका यूज़ कर रहे हैं। आप भी जानते हैं कि आज भी पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छे कॉफ़ी की बात हो, टी की बात हो, अगर हम स्पाइसेस की, मसालों की बात करते हैं, या फिर हम कॉटन की बात करते हैं, वो सबसे अच्छी क्वालिटी किसके पास है, भारत के पास में आज भी है। और यही चीज़ें इन देशों को यहाँ लाके पहुंचा दिया, और उनके मन में फिर आगे चल के लालच आ गया कि हम व्यापार करने के बजाय यहाँ अगर रूल करने लगे तो इजी वे में हम इंडिया को पूरी तरीके से वापस ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से ये इंडिया आए। इनका जो कॉन्सेप्ट क्या था, व्यापार करने के लिए इन्होंने रूट क्यों चेंज किया, बिकॉज ऑफ अरब की वजह से, और ये आ गए। ठीक है, तो इतनी बातें मैंने बिल्कुल आपको समझा दी। इसमें से कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन राइज हो रहा हो, तो आप कमेंट करके वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल टू द पॉइंट, ये सिविल डिफेंस एकेडमी लखनऊ की तरफ से प्रॉपर क्लास, सभी पूरे इंटायर इंडिया के लिए ये क्लासेस प्रोवाइड, कि आप जो अपकमिंग एग्जाम है ना उसमें बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। सीडीएस का एग्जाम देने गए, स्टेटमेंट्स आए, वहाँ पे बिल्कुल आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड वो क्लियर कर दिया, ये स्टेटमेंट है, ऐसे से हम लोगों ने सिविल डिफेंस एकेडमी का ऑफिशियल चैनल पढ़ा था, और इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। मूव करके आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला सॉल्व करिए। ठीक है, तो हम देखते हैं इसकी जो फैक्ट है, एक सीट मैंने बनाई है, सीट जो बनाई है उसमें सारा का सारा फैक्ट एक जगह मिल जाएगा। उसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, और एग्जाम के पहले बिल्कुल एट अ टाइम आप रिवाइज करके जा सकते हैं। तो उसको मैं ओपन करता हूं, जो हम लोगों ने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। वो सीट को लाने के पहले बस दो स्टेटमेंट आपको समझना है। ये हेडिंग है ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया का मतलब है पूर्व एशिया, एशिया मैंने बता दिया है वर्ल्ड मैप पे। और दूसरा यूरोप, यूरोप के बारे में भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। पहला ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या है, द कॉमर्शियल कॉन्टैक्ट, मतलब व्यापारिक संबंध बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। इंडिया के बारे में बात हुई, बिकॉज वी आर टुडे लर्निंग अबाउट इंडिया एंड यूरोप। इंडिया एंड यूरोप वर वेरी ओल्ड, बहुत पुराने, जैसे मैंने कहा था कि बहुत पुराने थे। ओल्ड वाया दी लैंड रूट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उनका व्यापार चलता था, वास्को ड गामा के आने के पहले व्यापार हमारा होता था किस रूट के थ्रू, लैंड रूट के थ्रू, आइदर थ्रू सीरिया और इजिप्ट। इन कंट्री के मार्गों का यूज करके ये कंपनियां भारत के साथ में ट्रेड करती थी। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, क्रिस्टोफर कोलंबस एन इटालियन। ये देखिए इटालियन याद रखिएगा, कोलंबस का नाम सभी ने सुना होगा, लेकिन ये किस देश के रहने वाले थे, किस देश से बिलोंग करते थे, तो कोलंबस एन इटालियन एक्सप्लोरर, मतलब खोजकर्ता, नाविक, फाउंडेड अमेरिका इन 1492
और इंडिया का जो सी रूट का पता चला वो था 1498, मतलब भारत की सी रूट का खोज होने के पहले 1492 या 1492 में अमेरिका के बारे में क्रिस्टोफर कोलंबस ने पता लगा लिया था। ये बात इसमें मैंने क्यों नोट की है, इसलिए कि उस समय था, मैंने कहा ना, उनकी ज़रूरत थी, उनको व्यापार बढ़ाना था, उनको नए नए सी रूट को खोजना था, तो वो खोज करने के लिए निकले। वैसे लोग कहते हैं कि इंडिया के लिए निकले थे, पहुंच गए वहाँ, बट ऐसा कुछ नहीं, वो अपने रूट पे गए थे, अपनी जगह पहुंचे थे। तो इस तरीके से ये बात याद रखनी है एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज के बारे में। तो कोलंबस ने एक इम्पॉर्टेंट प्लेस अमेरिका कि इन 1492 में इन्होंने डिस्कवर किया। अब हम लोग आते हैं वापस अपने सीट पे। अब देखिए ये है आपके जो आप पढ़ रहे चैप्टर ना, पूरा कोर है ये, दिस इज द कोर ऑफ दिस चैप्टर, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज या कंपनीज, यही कोर है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना श्योर है और यहीं से आएगा, ये भी कंफर्म है। अब कैसे यहां से आएगा, कैसे श्योर है, इसको हम समझ लेते हैं। ये आपका देखिए हेडिंग में फोकस करिए यहां पे, ये कंट्रीज, ऊपर का पॉइंट देख लीजिए, टाइम ऑफ अराइवल। जो कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनका जो है यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनका टाइम ऑफ अराइवल क्या है। फर्स्ट फैक्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही पूछता है कि फर्स्ट फैक्ट्री किसकी कहां पे स्टैब्लिश हुई, देन आफ्टर ईयर्स कौन सा उनका ईयर्स है, और फिर वर्तमान में। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग के साथ में रहती है कि जब हम एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न या अब मॉडर्न मेडिवल में बात करें तो मुगल एम्पायर जब पढ़ते हैं या सल्तनत पढ़ते हैं, या मॉडर्न में हम बहुत सारे वॉर पढ़ते हैं, एंग्लो मैसूर वॉर, कर्नाटक वॉर या अराइवल ऑफ कंपनीज, तो हम लोग बहुत सारे नए नाम से परिचित होते हैं, उनको समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए उनको प्रेजेंट डे से भी कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वे में हमने जितने भी स्टेट्स हैं मैंने उनको बता दिया है कैसे। तो ये आप कंट्रीज हैं जो सिक्वेंस में है, टाइम ऑफ अराइवल है, फर्स्ट फैक्ट्री है, ईयर्स हैं और स्टेट हैं। अब देखते हैं, ये आपको पता है कि सबसे पहले इंडिया कौन आया, तो पुर्तगीज आए, पुर्तगाली आए। कब आए उन्होंने, 1498, यू नो वेरी वेल। अभी हम लोगों ने काफ़ी देर बात की, कहाँ पे सबसे पहले आए ये भी हम जानते हैं, कालीकट। वहाँ के शासक हिंदू शासक, उनका सरनेम क्या था, उनका टाइटल क्या था, जमोरिन। उसके बाद में, लेकिन अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट फैक्ट्री, क्योंकि वहाँ पे आए थे तो वहीं पे उन्होंने पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की। अब कालीकट के साथ में मैं दो चीज़ें और बताना चाहता हूँ। दूसरा क्या है आपका, कोचीन, कैन्नौर। कोचीन और कैन्नौर, ये तीनों, कोचीन, कालीकट, कैन्नौर, ये तीनों जो कंपनियां हैं वो एक ही स्टेट में है। कौन सा स्टेट है, केरला। बट वी आर हियर स्टडीइंग अबाउट द फर्स्ट फैक्ट्री। तो फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश किया, कालीकट में। कब स्टैब्लिश किया, 1503 में, 1503 में। और कालीकट इस स्टेट में, वर्तमान में केरला में। दैट्स फाइन। ये पुर्तगालों के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको एक लाइन में मिल गई। दूसरे नंबर पे कौन आया, डच। डच कब आए, 1596। अभी मैंने आपको बताया था कि इनके आने में गैप है, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि 1498 और 1596 इन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश की, मछलीपट्टनम। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि डच की पहली फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश हुई, मछलीपट्टनम। कब स्टैब्लिश हुई, 1605। मछलीपट्टनम किस स्टेट में है वर्तमान में, आंध्र प्रदेश में है। दैट्स फाइन। देन थर्ड नंबर पे कौन आया, ब्रिटिशर्स, जिन्होंने हम पे रूल किया। इनको हम लोग बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। फिलहाल अभी इनका अराइवल का टाइम है, उतना देखते हैं। तो ब्रिटिश कब आए, 1600 में आए। 1600 में वहाँ की जो क्वीन थी उनसे रॉयल चार्टर लेके आगे कंपनी बना के कहा भारत के साथ व्यापार करने। रूट पता चल चुका था, कब पता चल चुका था, 1498। कहाँ पे पहली फैक्ट्री स्थापित की, परमिशन लेके मुगल एम्पायर से, सूरत में। और उसके बाद में कौन सा ईयर था, 1612। उसके बाद में किस स्टेट में है ये, गुजरात में। देन आफ्टर उसके बाद कौन आया, डेन्स। ये कब आया, 1616। इन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश की, ट्रैंकोबार। ट्रैंकोबार किस स्टेट में है, तमिलनाडु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली फैक्ट्री थी इनकी, लिमिटेड फैक्ट्री थी। बाद में इन्होंने सारा कुछ यहाँ पे वाइंड अप कर लिया या अपनी पावर को मिनिमाइज कर लिया। और कब स्टैब्लिश की, 1620। इन विच स्टेट, तमिलनाडु। और लास्ट जो फैक्ट्री आपकी है, जो लास्ट आपकी फैक्ट्री है वो थोड़ा सा स्लाइड नीचे हो गया है, मैं लिख देता हूँ, फ्रेंच।
फ्रेंच जो है वो जब इंडिया आए वो 1664 में, और पहली जो उन्होंने फैक्ट्री इस्टेब्लिश की वो सेम जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने इस्टेब्लिश की थी, सूरत, और कब इस्टेब्लिश की, 1668 में। और आप जानते हैं सूरत किस स्टेट में है, सेम कहाँ पे होगा, गुजरात में। तो इस तरीके से जितनी भी पांचों कंपनी आई मैंने बता दी, एक बार में विदिन अ मिनट देख लेते हैं। कंट्रीज, टाइम ऑफ अराइवल, फर्स्ट फैक्ट्री, ईयर्स और स्टेट। सिंपल सी बात है, ये सीक्वेंस है आपका। पुर्तगीज सबसे पहले आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, फिर डेन्स आए, फिर फ्रेंच आए। उसके बाद टाइम क्या है, 1498, 1596। यहाँ पे देखिए 1600, फिर 16, 4 का मल्टीपल और 64 मैंने ये लिखा हुआ है। फिर सबसे पहले कालीकट, मछलीपट्टनम, सूरत, ट्रैंकोबार, सूरत। फिर ये डिफरेंस देखिए 98, 1503। भाई आने का टाइम अलग है, लेकिन फैक्ट्री उन्होंने कुछ समय के बाद इस्टेब्लिश किया वाया परमिशन लेके, क्योंकि वो यहाँ पे रूल नहीं करते थे और ये उनसे रिलेटेड स्टेट है। तो इस तरीके से मैं इसको इरेज कर देता हूं। आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सेव कर सकते हैं ये वीडियो, और अपने चीज़ों को, नॉलेज को प्रॉपर तरीके से स्टेबल करिए। और आज के लिए इतना ही। और इसके साथ ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सील डिफेंस एकेडमी के जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में, उससे आप जुड़े रहिए। आपको सबसे अच्छी वीडियोस जो आने वाले एग्जाम है उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।